नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज में। इस शो में हम उन नीतियों की बात करते हैं जो कि थोड़ी रेडिकल होती हैं, जो कि थोड़ी हटके होती हैं, और उनको अगर हम लागू करेंगे तो हमें लगता है कि सदियों से कुछ प्रॉब्लम्स जो हिंदुस्तान में हैं उन प्रॉब्लम्स को का समाधान किया जा सकता है। आज जो आइडिया जो सुझाव हम चर्चा में लाएंगे वो है एक सॉवरन वेल्थ फंड बनाने का। मतलब सरकार का ऐसा वेल्थ फंड बनाइए जिसमें सरकार अपनी तरफ से एक रुपया भी नहीं डालेगी। सरकार जो है अपने जो पब्लिक सेक्टर शेयर्स हैं, जो जिनकी की वैल्यू आज शायद $300 बिलियन है, उसको ट्रांसफर करेगी, एक रुपया नहीं डालेगी, वो फंड को ट्रांसफर करेगी। वो फंड जो है जाके उस शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट और रिसोर्सेज दुनिया में रेज करेगा। करीब 300 पब्लिक सेक्टर कंपनियों वाले देश में सिर्फ 2 ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से देश की 10 बड़ी कंपनियों की लिस्ट में है। तकरीबन 30% सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेज बंद पड़ने के कगार पे है। 2013-14 में सरकार का विनिवेश प्रोग्राम भी नाकाम साबित हुआ। सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए 40,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन इसमें से सिर्फ 3% हासिल हुआ। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों पर सरकार अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में हम बीच का रास्ता सुझा रहे हैं। हमारा बिग आइडिया ये है कि भारत को दोबारा विकास और तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी में से 1000 खरब डॉलर के संपत्ति फंड की स्थापना की जाए। तो कैसे हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? पहला रास्ता तो यह है कि एक सरकारी लेकिन व्यवस्थायिक प्रबंधन वाला फंड स्थापित किया जाए, जहां सरकार पब्लिक सेक्टर के सारे शेयर होल्डिंग्स को ट्रांसफर करे। दूसरा, यह फंड बेहतर शासन प्रणाली के जरिए पब्लिक सेक्टर की वैल्यू को और बढ़ाएगा। इस फंड को न्यूयॉर्क और लंदन के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कराया जाए, जिससे हम 6 से 8 साल के भीतर 1000 खरब डॉलर $1 ट्रिलियन की रकम जुटाने का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। फंड का 51% से ज्यादा हिस्सा सरकार के पास रहेगा, ताकि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण बना रहे, वो भी तब तक जब तक कि संसद बड़े पैमाने पर निजीकरण का फैसला नहीं लेती है। तो ये आज हमारा सुझाव है, और आज हमारे साथ जो इस सुझाव को डिस्कस करने के लिए 2 विशेषज्ञ हैं। तो बेंगलोर से सैटेलाइट लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहनदास पाई, जो कि मणिपाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं और इन्फोसिस के पूर्व बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। और दूसरे जो विशेषज्ञ हैं वो है माधव दर, जो कि दिल्ली में सैटेलाइट लिंक के साथ जुड़े हुए हैं। ये वॉल स्ट्रीट में काफी नाम कमा चुके हैं और आजकल अपना एक फंड GTI कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। और हर वक्त की तरह हमारे साथ हमारे अपने धीरज नैयर भी हैं, जो कि नेटवर्क 18 थिंक इंडिया फाउंडेशन के CEO हैं। तो इस वक्त मैं अपने विशेषज्ञ माधव दर के पास आऊंगा। माधव, आपने सुना कि ये जो आइडिया है एक बड़ा फंड बनाने का जिसमें सारा पब्लिक सेक्टर का शेयर होल्डिंग चला जाएगा, कितना इसको कर सकते हैं? क्योंकि जब भी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पार्लियामेंट में हंगामा हो जाता है। नहीं, एक तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इसमें दिक्कत तो जरूर होगी। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन ये बड़ा बुरा शब्द है हिंदुस्तान में। इसे हमें इसी को बदलना है, और ये आइडिया बहुत अच्छा है इसीलिए क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, ये गवर्नेंस की बात करता है, एफिशिएंसी की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए रिसोर्सेज रेज करने की बात करता है। तो ये इस तरह से सेल कर सकते हैं। ये जैसे रिफॉर्म बाय स्टेल्थ है, तो ये हो सकता है। ये तब भी मुश्किल होगी। ये हर मिनिस्ट्री को लगेगा कि भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी थी और ये फंड वाले ले जा रहे हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान के लिए क्यों इतना ये बेहतरीन रास्ता है। तो ये करने की बात है, एजुकेट करने की बात है, ये आइडिया सेल करने की बात है। हो सकता है रेजिस्टेंस तो होगी, बट ये रेवोल्यूशन है, करना पड़ेगा। मोहनदास भाई, आपके पास मैं आता हूं। माधव ने बोला कि ये रेजिस्टेंस जरूर होगी, लेकिन रेवोल्यूशनरी स्टेप है, करना पड़ेगा। तो आपको तो थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह से पॉलिटिकली पैकेज किया जा सकता है कई रिफॉर्म मेजर्स को। तो आप जरा हमें समझाएं कि इसको किस तरह से, इस प्लान को किस तरह से इसको कम्युनिकेट करा जाए, बनाया जाए, जो कि लोगों के लगे कि हाँ, ये वाकई में हमारे हित में है।
देखिए, अगर ये प्लान करना है तो हमको ये जनता के सामने एक प्रॉब्लम डालना पड़ेगा, एक सोच डालना पड़ेगा कि इस पैसे से हम भारत का जो एक समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है, उस समस्या का हल करेंगे। भारत के सामने कौन सा बड़ी समस्या है? हमारे युवकों के लिए काम चाहिए, हमारे युवकों के लिए चाहिए शिक्षा, हमारे जनता के लिए चाहिए हेल्थ और सुरक्षा चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आप सोचिए कि करीब 1 लाख करोड़ हर साल इस फंड से हमको मिलेगा, करीब इन्वेस्टर से, तो 50,000 करोड़ हम रेलवे को देंगे, 30,000 करोड़ और 20,000 करोड़ रोड बनने को देंगे। इससे ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, बहुत काम जनरेट होगा। और बाकी 50,000 करोड़ से 30,000 करोड़ हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम करेंगे ताकि कि भारत के युवा जनता के लिए शिक्षा मिले, अच्छे शिक्षा मिले। धीरज, ये जो अभी मोहनदास जी ने सारी स्कीम्स बताई, ये स्कीम्स तो कोई कहेगा, जो इसका क्रिटिक होगा वो तो कहेगा ये बजट से भी आप कर सकते हैं, कि आपको इसमें अपने पब्लिक सेक्टर शेयर होल्डिंग को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? 1 लाख करोड़ कर दीजिए, आपका बजट इतना बड़ा है। देखिए, हमारे बजट और फिस्कल सिचुएशन बहुत ही बुरी है। अगले 3 सालों में हमें काफी कटौती करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के खर्चे में। तो जब वो कटौती होगी तो शायद इन सब चीजों के लिए साधन नहीं होंगे सरकार के पास। तो एक और तरीका है बजट के बाहर जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि इस फंड को बनाइए और इस फंड से जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, हम डोल नहीं बोल रहे हैं, जो मोहनदास पाई जी बोल रहे हैं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं सरकार के, वो किए जा सकते हैं और इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अदरवाइज हम देखें, जनता को ये बता सकती है सरकार के आपके 20,000 करोड़ हम एयर इंडिया को दे सकते हैं या किसी और पीएससी को दे सकते हैं जो उसके लॉस हो रहे हैं, या फिर हम आपको 20,000 करोड़ दे सकते हैं आपके स्कॉलरशिप्स के लिए। तो आप चुन लीजिए। जनता क्या चुनेगी आप समझ सकते हैं। जनता तो चुनेगी कि उनको पैसा दे, एयर इंडिया को क्यों जाए पैसा, या किसी और पीएससी को क्यों जाए। माधव, ये जो लोग अगर कहेंगे कि ये कहाँ हुआ है, पहले हमें बताइए, तो आपके हिसाब से सिंगापुर में टेमासेक होल्डिंग्स हुआ है, चाइना में चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हुआ है, तो उनके मुकाबले बहुत जगह हुआ है। जी बताएं। 150 साल पहले टेक्सास में हुआ जी। तो ये तो इसके काफी प्रेसिडेंट्स है, और ये बड़ा ओरिजिनल आइडिया है एक तरह से, क्योंकि यहाँ ट्विन डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो ये उस किस्म का सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हम खेल रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उन्हीं को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को लेवरेज कर रहे हैं, उन्हीं को ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं और उन्हें स्ट्रेटेजिक जगह में इंकरेज कर रहे हैं। जैसे धीरज ने बड़ी अच्छी तरह से लेआउट किया है कि हमें जनता और पॉलिटिशियन से कहना है कि 2 रास्ते हैं। एक पुराना हिंदुस्तान का रास्ता है कि आप आज $1 ट्रिलियन पे बैठे रहिए, कोल इंडिया में, एयर इंडिया में, अशोका होटल में, जहां सब बोथ इन्वेस्टमेंट भी सड़ रही है और जनता का कुछ फायदा नहीं है। और एक नया हिंदुस्तान का रास्ता है जो या हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के एसेट्स ले रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, और सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बजट डेफिसिट बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है, क्योंकि डेफिसिट भी पे डाउन कर सकते हैं, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे, डेफिसिट, तो उसके वर्चुअस साइकिल भी हो सकता है जी। तो ये जनता को सेल करना चाहिए कि पुराना हिंदुस्तान है जो सब थक गए हैं, जनता भी थक गई है, और ये नया हिंदुस्तान का रास्ता है। तो उसमें कुछ जरा ताकत दिखानी है, कुछ इमेजिनेशन दिखानी है, बट क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, बहुत के लिए बेनिफिट की बात है। और अगर एक चीज मैं जल्दी से बोल दूं कि जो बोर्ड होगा उनकी फुल अकाउंटेबिलिटी होगी, तो अगर वो नहीं बढ़ा पाए वैल्यू तो उनकी नौकरियां लाइन पे होंगी, तो और बदलाव हो सकता है उस बोर्ड में। ऐसा नहीं होगा कि वो मंत्री जैसे बैठ गए एक बार 5-10 साल के लिए, कुछ नहीं कर पाए फिर भी बैठे रहेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, अकाउंटेबल होंगे। अगर वैल्यू नहीं बढ़ी तो फिर और अलग लोगों को भी ला सकते हैं और अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट होंगे। तो हम ये एम्फसाइज करना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार अपने एसेट्स को बेच के किसी एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को दे दे, ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं एक नेशनल फंड बनाइए, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाइए, आप उसको जो नाम देना दीजिए, लेकिन उसकी वो अकाउंटेबिलिटी जो होगी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को होगी। तो ये बहुत अच्छे सुझाव पहले चरण में आए हैं। मैं इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आके हम थोड़ा विस्तार में और देखेंगे इस सुझाव को और इसके थोड़े नुआंसेस में भी घुसेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज में। आज जो बड़ा आइडिया हम जो सुझाव हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक इतना बड़ा फंड बनाने का, सॉवरन वेल्थ फंड बनाने का, जिसमें सरकार का 1 रुपया भी नहीं जाएगा, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के शेयर होल्डिंग है उसको ट्रांसफर करके उसके अगेंस्ट और पैसा लेके उसको और इन्वेस्ट करके तो ये जो बढ़ता जाएगा, जिसकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। तो हमारा इनिशियल अनुमान, हमारा जो शुरुआत का अनुमान है कि कम से कम 200 या 250 बिलियन डॉलर की सरकार की शेयर होल्डिंग है सब पब्लिक सेक्टर कंपनी में। अगर उसको डाला जा सकता है इस फंड में और 6 से 8 से 9 10 साल में थोड़ी इक्विटी लेके, थोड़ा डेट लेके, हमारा अनुमान है कि आधा ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर लिया जा सकता है, जो कि री इन्वेस्ट करके उसका फिर साइज बढ़ाया जा सकता है। तो माधव, ये जो मैंने आंकड़े रखे हैं ये आपको ठीक लगते हैं या लगता है कि थोड़ा हम ज्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा शुरुआत धीमी होनी चाहिए? आपके अपने वॉल स्ट्रीट एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं? नहीं, साइज तो हो सकता है। जैसे आप पब्लिक होल्डिंग देखें गवर्नमेंट की, तो ये 250 बिलियन तो है कम से कम। मेरे हिसाब से तो 400 बिलियन है अभी। मतलब सब नहीं डाल पाएंगे तो 250 बिलियन तो हो सकता है। उसपे भी अगर 10-15% रिटर्न हो जाए, जैसे अगर टेमासेक के देखें सिंगापुर में उसका 16-17% रिटर्न हुआ है, अगर 10-15% भी हो जाए तो 30-35 बिलियन डॉलर्स तो रिटर्न ही हो सकता है जी। मगर ये कॉर्पस भी बढ़ेगा, उसके से हम डेट भी बोरो कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म डेट किसी को मिल ही नहीं सकता इंडिया में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को 25-30 साल का डेट चाहिए और 25-30 साल का डेट कोई दे नहीं सकता। बैंक की लायबिलिटी मिसमैच हो सकती है, इक्विटी वेंचर कैपिटल टाइप तो है ही नहीं इंडिया में। और हमारे पास अभी इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड जो दे सकते हैं वो फुली डेवलप नहीं हुए हैं। तो एक और इस फंड का ये लाभ है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म इसका होराइजन और पर्सपेक्टिव हो सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैच कर सके जी। और इसमें गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी भी होगी, तो ये इंटरेस्ट रेट भी बहुत लो हो सकता है। तो बहुत बातें हैं इसमें, और 250 बिलियन तो बहुत आराम से हो सकता है पहले डे 1 में। तो मोहनदास भाई, माधव तो कह रहे हैं कि ये हो सकता है। हम आपके अनुभव से समझना चाहेंगे कि कितना इसमें इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, क्या शुरुआती ट्रांच, अगर 250 बिलियन सरकार डालती है इस फंड में तो क्या शुरुआती ट्रांच होना चाहिए? 10 बिलियन लेना चाहिए, 15 लेना चाहिए, 20 लेना चाहिए? हिंदुस्तान के लिए तो वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट्स हैं। मैं पहले ट्रांच की बात कर रहा हूं, उसके बाद दूसरा ट्रांच, तीसरा ट्रांच, 10वां ट्रांच, 15वां ट्रांच आगे होगा। मैं समझता हूं कि हर साल करीब 1 लाख करोड़ जैसे हमको पैसा चाहिए। तो मैं समझता हूं कि करीब 20 बिलियन डॉलर्स, और 20 बिलियन डॉलर्स में करीब 5 या 6 बिलियन डॉलर्स इक्विटी और बाकी जो है लॉन्ग टर्म डेट ही चाहिए, क्योंकि हमको तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको लॉन्ग टर्म डेट मिलेगा तो डॉलर में मिलेगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आगे जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा, और वो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए कुछ अच्छा होगा, वो भी एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथन होगा, और स्ट्रेंथन से रूपी को भी स्ट्रेंथन मिलेगा। और जो रूपी का पैसा है जो आरबीआई या कोई देगा तो लोकल मार्केट के सेल में, वो 30 साल के लिए अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। वो रिटर्न से आप कर्ज तो झुका सकते हैं, तो इक्विटी भी रहेगा, इक्विटी अप्रिशिएट होगा, यहां से हमको डेट होगा। तो मैं समझता हूं करीब 60% डेट, 40% इक्विटी, हर साल 20 बिलियन डॉलर्स करेंगे तो मैं समझता हूं कि 15 साल में हम एक आमदनी बढ़ सकते हैं 500 बिलियन या 1 ट्रिलियन को, क्योंकि कंपनियां का वैल्यू आगे जाएगा और डेट भी रिडीम हो जाएगा। तो लोगों को भी हम कह सकते हैं कि देखिए, हमने सब कुछ भेजा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमारा पास है, उस पर लेवरेज करके पैसा लिया है, पैसा से आप देख सकते हैं कि क्या हो गया है। तो धीरज, हमारे विशेषज्ञ तो एकदम कह रहे हैं कि ये हो सकता है, और 20 बिलियन डॉलर हर साल ले सकते हैं। तो 20 बिलियन डॉलर तो कोई 1.5 लाख करोड़ रुपया या 120-125 लाख करोड़ रुपया, ये तो बहुत, इससे तो काफी कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और इसलिए इस आइडिया में ज्यादा दम है, क्योंकि पैसा जो सरकार खर्चती है और जो फिस्कल सिचुएशन है, और ये एसेट्स जो माधव ने कहा बिल्कुल पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो इनको यूज किया जाए।
जो फिस्कल से नहीं हो सकता, फिस्कल सिचुएशन खराब है, उसके बजाय इसको इस्तेमाल कीजिए। और बहुत खर्चे होंगे इससे हर साल में, लेकिन खाली प्रोडक्टिव खर्चे गवर्नमेंट को करने चाहिए इससे। डोल या जो नहीं, डोल का तो वो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप फिजिकल की बात करें, रोड्स, एयरपोर्ट्स, या सोशल की कर लें, एजुकेशन, हेल्थ, इन पे होना चाहिए खर्चा। और इस पे कोई एतराज नहीं होगा, देश की जनता का, मिनिस्टर्स का होगा। लेकिन फिर वो प्रधानमंत्री की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि वो अपने मिनिस्टर्स को काबू कर पाते हैं, लेकिन जनता का साथ उनको मिल सकता है इस पर। जी माधव, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा अगेन, अगर हम सिंगापुर और चाइना और बाकी लोगों का एग्जांपल लें तो कई लोग कहेंगे कि देखिए बैंकिंग कंपनी को, क्योंकि बैंक अलग तरह की कंपनी होती है, और नॉन बैंकिंग कंपनी जैसे कि प्लांट्स हैं, फिजिकल प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, एल्यूमिनियम कंपनीज हैं, एयर इंडिया है, इन सबको अलग रखिए। तो दो तरह के फंड बनाइए, एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग। और बैंकिंग फंड का तो एक और फायदा हो सकता है, आज सरकार को लाख 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए, तो वो इस फंड के थ्रू भी आ सकता है, सरकार के अपने बजट पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो आपके सुझाव में दो अलग होने चाहिए? हाँ, उससे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, पर दो हो सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज भी अलग अलग है, बैंकिंग की इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन भी अलग अलग है। सो वो देखा जा सकता है, और ये मेरे ख्याल अलग ही रखने चाहिए, मगर वो देखना पड़ेगा। साथ भी हो सकते हैं, पर अलग रखने के लिए भी काफी रीजंस हैं। तो ये क्या वित्त मंत्री के पास होना चाहिए या प्रधानमंत्री कार्यालय में होना चाहिए? क्योंकि इतनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो हमारा इंस्टिंक्टिव सुझाव तो यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में होना चाहिए। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर फंड हो अलग से, तो वो देखा जा सकता है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो कि नहीं हो। बट जैसे इंडिया में आपको भी जानते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो भी देखा जाएगा कि किसके नाम ये ओवरसीयर कौन है। ये नहीं है कि पीएमओ में है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट कौन है इसका चैंपियन, कौन है सबसे पावरफुल जगह में, वो भी देखना पड़ेगा। तो धीरज, आपने सबको सुना, आखिरी वक्त आ गया है हमारे शो का। कई बार जैसे इस देश में होता है, आइडियाज बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन वो आइडियाज टेक ऑफ करने से पहले ही मार दिए जाते हैं, या फिर कोई मंत्री बदलता है तो फिर आइडियाज उसके साथ ही बदल जाते हैं या रह जाते हैं। तो क्या इस आइडिया का भी ये हर्ष हो सकता है? देखिए, भारत की अगर आप भारत का इतिहास देखें तो ये हो सकता है। मतलब कई अच्छे आइडिया आए हैं, कई अच्छी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन कोई ओन नहीं करते थे। आधार का ही देख लीजिए, इतना अच्छा आइडिया, लेकिन अपनी जिस सरकार ने उसको किया उसी ने अब छोड़ दिया उसे। तो ये आइडिया की ओनरशिप लेनी पड़ेगी किसी को। नेतृत्व की बात है, अगर प्रधानमंत्री ले तो सबसे बेहतर है, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो ले इसका। और ये आइडिया, इस आइडिया में दम है, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी कम है। आप प्राइवेटाइजेशन की नहीं बात कर रहे, आप डिसइन्वेस्टमेंट की नहीं बात कर रहे, कोई ये नहीं बोल सकता। कंट्रोल भी सरकार कर रहा है, कंट्रोल भी सरकार ही करेगी, प्रोफेशनल बोर्ड भी है। तो आप बेस्ट ऑफ सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी इसमें देखी जा सकती है। और ये पीपीपी की किस्म का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें क्रोनीइज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म सब हट सकता है इस किस्म के प्रोजेक्ट में। तो इसका एक ट्राई तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप चाहे छोटा शुरू करिए, लेकिन जो सक्सेस होगी, और भारत में ये भी देखा गया है कि जो आइडिया सक्सेसफुल होते हैं थोड़े बहुत, जो प्रॉब्लम कम होती है, जैसे आधार में प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, पर इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसमें चैंपियन पैदा हो जाते हैं, सब तरफ से चैंपियन पैदा हो जाते हैं। और हमारा तो मानना यह है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और लोगों को इसका फायदा दिखता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यही फंड आगे जाके जो एसेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज भी कर पाए, क्योंकि एक मानसिकता होती है, एक देश की मानसिकता होती है। अगर देश की मानसिकता बदल जाती है और प्रो हो जाती है, देख रहे हैं कि फायदा है, देख रहे हैं जैसे मोहनदास भाई जी ने कहा कि स्कॉलरशिप आ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, तो जब ये फायदे लोग देखते हैं तो फिर उसका सपोर्ट भी बढ़ता है। और अगर सपोर्ट बढ़ता है तो शायद एक दिन ऐसा है कि ये फंड पूरा प्राइवेटाइजेशन भी कर सके, जो कि आज एक शब्द है जो कि आज हम डरते हैं इस्तेमाल करने से। तो मैं अपने विशेषज्ञों का और अपने गेस्ट का धन्यवाद करता हूं, और आप हमारे अगले शो के साथ बने रहिए। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए।